स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्र में, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इन संख्याओं को, जैसे कि ये √2 हो गया, √3 हो गया, या 5 - √2 या 3√2, इसी प्रकार से और भी होते हैं जैसे √5, √7। इन सभी संख्याओं को हम लोग कैसे अपरिमेय संख्या प्रूव करते हैं, है ना, कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में जानना होगा। एक प्रमेय है और इसी प्रमेय से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर उनको आप समझ लेते हैं तो इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो, जिसे आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो या परिमेय संख्या सिद्ध करना हो, वो आप खुद से कर पाएंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम लोग लें, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, ताकि आप लोग किसी भी प्रश्न को, इस टाइप के किसी भी प्रश्न को खुद से कैसे कर पाएंगे, ये आपके अंदर समझ के मतलब ऐसा समझ डेवलप हो सके। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले एक प्रमेय दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, प्रमेय कुछ 1.3 है। यहाँ पे कुछ बताया गया है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका क्या अर्थ होता है कि अगर p एक अभाज्य संख्या है, बात समझना है, अगर p एक अभाज्य संख्या है, अगर, ठीक है, अगर p एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद क्या दिया गया है, अगर p a² को विभाजित करती है। समझिए यहाँ पे, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a² को विभाजित करती है, यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। यही चीज़ तो दिया गया है। मतलब समझे कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, p अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर p a² को विभाजित कर रहा है तो p a को भी विभाजित करेगा। ये तो हमने आर्बिट्ररी में बात कर रहे हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। p क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, है ना। चलिए हम एक नंबर ले लेते हैं 3। 3 क्या अभाज्य संख्या है, तो आप देखिए तो क्या ये किसी नंबर के स्क्वायर का, जैसे कि यहाँ पे a² का बात हो रहा, तो क्या ये किसी नंबर के स्क्वायर को विभाजित करता है? बिल्कुल करता है। जैसे कि हम ले लें 9 का स्क्वायर, a की जगह पे क्या ले लिया हमने, 9 ले लिया। 9 का स्क्वायर मतलब कितना, 81। आप देखेंगे ये अभाज्य संख्या जो p के जगह पे था वह इस 81 को विभाजित करता है। अब विभाजित करने का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप इस 3 से इस 81 को भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए, 0। और अगर शून्य आ जाता है शेषफल, तब हम कहेंगे हाँ ये 3 81 को भाग लगा रहा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 3 81 को भाग लगा रहा, 81 को भाग लगा रहा मतलब 9 के स्क्वायर को भाग लगा रहा। तब क्या होगा, ये 3 9 को भी भाग लगाएगा। और वैसे भी हम देख पा रहे हैं कि 9 को 3 भाग लगाता ही है। तो यहाँ पे हमने समझना ये था कि अगर कोई संख्या, अभाज्य संख्या, किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता हो, किसी संख्या के अगर स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब ये प्रमेय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। हालांकि ये प्रमेय कभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा कि आप इस प्रमेय को सिद्ध कीजिए, लेकिन फिर भी ये प्रमेय आया कहाँ से, इस चीज़ को थोड़ा सा जानेंगे और कुछ बेसिक्स बातों को और समझेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्न को लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बात हम थोड़ा सा आप लोग को बताएं। मान लीजिए अगर हम बोलें आपसे, जो कि हमने पहले आपको समझा रखा है कि 8 क्या है, एक भाज्य संख्या है। भाज्य क्यों है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो आप बहुत आसानी से 8 का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। कैसे, 2 से लगाएंगे 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 1 बार में। तो ये क्या आ गया हमारा 8 का अभाज्य गुणनखंड। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि 8 का अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 2 है, 2 है। ये क्या है, इसके गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है ये तीनों। अगर यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बात को बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान दीजिए। 8 क्या है, एक भाज्य संख्या है, और 2 क्या है, इसका एक अभाज्य गुणनखंड है। तो हम यहाँ से समझ पा रहे थे, अगर 2 इसका अभाज्य गुणनखंड है तो ये इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा। यहाँ पे समझना है, अगर 2 इसका अभाज्य गुणनखंड है तो इसका पूरा पूरा इसे विभाजित करेगा। और अगर ये चीज़ इसको ना दिया जाए, गुणनखंड अगर आपके पास नहीं होता, मान लेते गुणनखंड नहीं होता, सिर्फ आपके पास इतना होता कि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो इसको पूरा पूरा विभाजित करता है, तो आप यहाँ से एक रिजल्ट लिख सकते थे कि अगर 2 अभाज्य संख्या है और इसको विभाजित कर रही है तो 2 इसके गुणनखंड में आएगी। कुछ समझ में आ रहा है? फिर से समझिए, यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर 8 का अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है तो 2 इसको विभाजित करेगा, और अगर 2 विभाजित करता है तो उसके गुणनखंड में आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? चलिए एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं। जैसे कि अगर हम 9 का गुणनखंड बात करें, तो गुणनखंड बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये बात कर लें,
3 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो इसको विभाजित करती है, 9 को विभाजित करती है। तो हम क्या कह सकते हैं, 3 अगर 3 अभाज्य संख्या इसको विभाजित कर रही है तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि अगर ये विभाजित कर रही है तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड में आनी ही आनी चाहिए। आप निकाल कर देख लीजिए, 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितने बार से, 3 से, 3 बार में, 3 से फिर 1 बार में, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 3 गुना 3। तो देखिए हमने क्या कह दिया, हम लोग तो पहले ही कह दिए थे कि 3 अभाज्य संख्या इसको विभाजित करती है। विभाजित क्यों, आप भाग लगाएंगे तो शेषफल शून्य आना है, तो हमने देखा कि ये विभाजित कर रही है, तो हम आसानी से कह पाएँ अभी बिना गुणनखंड किए ही कह दिए कि क्या होगा, 9 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 3 इसके अभाज्य गुणनखंड में आएगा। आप देख सकते हैं आ भी रहा है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग और लेते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। इसी से इस प्रमेय का उत्पत्ति हुआ है और इसी से टोटल चीज़ें जो भी हम लोग करने वाले हैं वो चीज़ें कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए 12 12 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अगर हम बोल रहे हैं कि 3 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो इसको विभाजित करती है, विभाजित करती है मतलब पूरा पूरा भाग लगाने पे कट जाता है। आप देख भी पा रहे होंगे 3 अभाज्य संख्या है, ये पूरा पूरा इसको काट रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि जैसे ही हम इस 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये अभाज्य संख्या जो इसको भाग लगा रहा था पूरा पूरा, मतलब विभाजित जो कर रहा था वो इसके अभाज्य गुणनखंड में आएगा ही आएगा। कैसे, देखिए 12 का लेंगे 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। देखिए तो 2 गुना 2 गुना 3 आया, आ गया ना। मतलब एक चीज़ यहाँ से रिजल्ट आया कि जो अभाज्य गुणनखंड में होगा वो उसको विभाजित करेगा और जो अभाज्य संख्या विभाजित करेगी वो उसके गुणनखंड में होगा। बात समझ में आया, क्लियर। चलिए अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग इसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा था, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, हम मान लेते हैं P एक अभाज्य संख्या। ये उत्पत्ति कहाँ से हुआ इस प्रमेय का, इसके बारे में समझ रहे हैं हम लोग। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तब धनात्मक पूर्णांक होगा तो वो क्या हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक होगा तो भाज्य भी हो सकता है और अभाज्य भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक है तो भाज्य भी हो सकता है और अभाज्य भी हो सकता है। थोड़ा सा एक बात और समझिए, अगर 5 है, 5 क्या है, अभाज्य है, तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य संख्या का ही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 गुना 5 आएगा या 5 गुना 1 आएगा। कैसे, देखिए तो 5 का निकालेंगे तो 5 से 1 बार में लगेगा, 5 गुना 1 या 1 गुना 5, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब अगर संख्या अभाज्य भी रहे तो भी आप उसको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर सकते हैं, और अगर संख्या भाज्य रहे तब तो हम अंकगणित का आधारभूत प्रमेय से जान ही रहे हैं कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़े हम लोग, तो वही चीज़ है, अगर a एक धनात्मक पूर्णांक है, समझ में आ रहा है, a अगर एक धनात्मक पूर्णांक है तो क्या हम लोग उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a क्या बोला जा रहा है, a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो आपको पता है अगर धनात्मक होगा तो या तो भाज्य होगा या अभाज्य होगा, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकता है। अगर भाज्य होगा तो भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, और अगर अभाज्य होगा तो भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर ये एक धनात्मक पूर्णांक है तो हम इसको लिख सकते हैं P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 इंटू Pn, है ना। ये चीज़ कहाँ से आ रहा है, जैसे कि 8 होता था, 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते थे तो क्या आता था, 2 गुना 2 गुना 2, बस इतना आता था। मतलब यहाँ पे 1 2 3 संख्याएं आई, 3 अभाज्य संख्या आ रहे थे गुणनखंड में, लेकिन हमें नहीं पता कि ये a क्या होगा। a हो सकता है 10 हो, 20 हो, 30 हो, a कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए हमने इसका अभाज्य गुणनखंड क्या माना, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। क्लियर है बात यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि इस 8 के केस में बात करें, अगर a की जगह पे 8 रहता तो P1 P2 P3 तक ही जाता। समझ में आ रहा है, ये बात चल रहा है यहाँ पे। अब बोला क्या जा रहा था कि जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है, अगर a ऐसा है तो अगर हम a के साथ, देखिए ये a क्या हो गया, a हो गया, अगर हम a के साथ a का ही गुना कर दें तो आप इधर आपको क्या लिखना होगा, इसका जो इसका भी गुणनखंड यही है, इसका भी गुणनखंड यही है, तो P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, और फिर गुणा कर दिए यही चीज़ P1 P2 डॉट 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 क्या Pn।
वही बात है, हमने यहाँ पे P3 नहीं लिखा, एक ही चीज़ है, P1 P2 कहाँ तक, ये भी Pn तक, ये भी Pn तक, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि ए का वैल्यू अभी अभी हमने देखा कि ये चीज़ है, और ए का वैल्यू और ए का वैल्यू हमने ऐसा रखा। क्लियर है यहाँ तक? अब चाहे तो a इंटू ए क्या लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। बात को समझिए। अब हमारा यहीं तक बहुत कॉन्सेप्ट, यहीं पे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आपको समझाना का मेरा प्रयास ये था कि अगर a एक धनात्मक पूर्णांक है तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और आपको पता है कि कभी भी हम भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के अगर गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये सब अलग अलग हो, क्योंकि देखिए 8 का हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे तो 2 2 2 संख्या क्या अलग अलग है क्या? नहीं, सेम भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये अलग अलग ही हो, सेम भी हो सकता है। अब यहाँ पे समझना क्या है, प्रमेय कहता है कि P अगर ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, समझिए बात को, P अगर ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वो इसको भी विभाजित करेगा, मतलब a को विभाजित करेगा। यहीं पे समझना है क्या बोला जा रहा है प्रमेय, कि P अगर ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जहाँ P क्या है, अभाज्य है। क्या है? P अभाज्य है। P अगर ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P a को भी विभाजित करेगा। अब जरा मैंने अभी आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया था, एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था 12 था और यहाँ पे 3 था, कि अगर 3 इस 12 को विभाजित कर रहा है तो हमने क्या बताया था कि ये 3 अभाज्य है, और अगर 12 को विभाजित कर रहा है तो 12 के अभाज्य गुणनखंड में आना ही आना चाहिए। क्लियर है बात? देखिए a का अभाज्य गुणनखंड अभी क्या देखें हम लोग कि ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड ये है। कैसे आया पता है? a का अभाज्य गुणनखंड ये था, a इंटू ए किए मतलब 2 बार ये गुणनखंड हो गया, तो ए स्क्वायर का गुणनखंड ये आ गया अभाज्य गुणनखंड। और आपको पता है कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का क्या कहता है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। मतलब ये अगर गुणनखंड है तो यही होगा, दूसरा कोई नंबर उसमें नहीं आ सकता। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का हमने पिछले क्लास में समझाया था आपको, उम्मीद है क्लियर होगा। तो अब बताइए, अगर P इसको विभाजित करता है, इसका मतलब क्या, अगर P अभाज्य है, क्योंकि पहले से प्रमेय में दिया हुआ P अभाज्य है और इसको विभाजित करता है तो इसको विभाजित करेगा। कैसे? क्योंकि अगर अभाज्य है और इसको विभाजित कर रहा है तो आपको पता है कि ये P इसके गुणनखंड में आना चाहिए। समझ में आ रहा है बात, कि अगर ये अभाज्य है और इसको विभाजित कर रहा है तो ये इसके गुणनखंड में आना चाहिए। और इसके गुणनखंड में आने का मतलब क्या, ऐसा तो नहीं है कि कोई नया नंबर से आ जाएगा P, नहीं आएगा नया नंबर। इसका मतलब यही है कि इसी में से कोई ना कोई क्या होगा, हो सकता है P2 ही P हो जाए, या P3 ही P हो जाए, Pn ही P हो जाए, मतलब इसी में से कोई ना कोई एक P होना है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रमेय कह रहा था कि अगर P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, हम मान लेते हैं कि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो कोई ना कोई इसी में से P होगा। और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए P3 ही हमारा क्या हो जाए, P हो जाए। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि P3 ही P हो जाए। तो अभी हमने क्या देखा था कि a इज टू P3 था, तो यहाँ अगर P3 को हम P मान रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या मानना होगा, क्या P हो गया। तो जरा आप बताइए, यहाँ पे P अगर ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो हमने मान दिया कि ये P गुणनखंड में आ गया, क्योंकि विभाजित कर रहा तो गुणनखंड में आना ही है। और अगर यहाँ गुणनखंड में आया तो यहाँ भी तो आएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर बना किससे था, ए से ही बना था। तो हम यहाँ लिख सकते कि नहीं, तो यहाँ हमने जैसे ही P लिखा। तो अब जरा बताइए, अभी मैंने समझाया कि जो चीज़ गुणनखंड में आता है वो उसको विभाजित करता है, और जो विभाजित करता है वो गुणनखंड में आता है। तो हमने देखा यहाँ विभाजित कर रहा था तो गुणनखंड में गया, और यहाँ गुणनखंड में है तो ये इसको विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, ए को विभाजित करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये प्रमेय कैसे सिद्ध हुआ, समझ में आ रहा है? तो सारी चीज़ें आपके बुक में दी हुई हैं, किस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे, कॉन्सेप्ट यही है। तो बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई अभाज्य संख्या P ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वही P ए को भी विभाजित करेंगी, और आपने देखा कि किस प्रकार से विभाजित करेंगी। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग सिद्ध करेंगे, अब हम लोग इसको मिटा सकते हैं। अब हम लोग किसी भी संख्या को प्रमेय और अप्रमेय सिद्ध करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए 8 है, मान लेते हैं 8 को 2 विभाजित करता है। मतलब यहाँ समझना है, अगर 8 को 2 विभाजित करता है इसका क्या मतलब हुआ, 2 विभाजित करता है इसका मतलब ये है कि अगर हम 8 को 2 से भाग लगाएंगे तो जो रिजल्ट होगा, मीन्स कि जो शेषफल होगा वो शून्य आएगा। मतलब यहाँ ये है कि अगर 8 को 2 विभाजित करता है तो शेषफल क्या है, विभाजित करने का मतलब ये कि पूरा पूरा भाग लगाता है, मतलब शेषफल शून्य आएगा। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, हमने इससे पहले पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है ना। उसमें क्या होता था, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। मतलब हम यहाँ 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 4 प्लस 0। शून्य को आप चाहे तो लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं
कि अगर 8 को 2 विभाजित कर रहा था तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 4, मतलब ये भाजक गुना भागफल। कुछ समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर हम बोले कि 12 को 3 विभाजित कर रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं, 12 को देखिए तो मतलब आप 12 को यहाँ लिख सकते हैं 3 गुना 4, है ना। अब इसी तरीके से अगर 15 की बात करें तो देखिए, तो अगर 15 को 3 विभाजित करता है हमें पता है, देखिए तो क्या लिख सकते हैं हम, 3 से लगाएंगे 5 बार में, तो मतलब हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, क्योंकि शेषफल का तो बात ही नहीं है, शेषफल शून्य है। शेषफल को शून्य जोड़ें या नहीं जोड़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? देखिए अब यहाँ में आपको जो सीखना है वो कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए a कोई संख्या है और a को 2 विभाजित कर रहा है, ठीक है, यही चीज़ यूज़ होने वाला है जब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। a कोई संख्या है 2 जिसे विभाजित कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 2 विभाजित कर रहा है मतलब क्या, शेषफल शून्य आना है। और यहाँ पे आपको पता है कि विभाजित कर रहा है तो 1 बार में काटता होगा, 2 बार में काटता होगा, 3 बार में काटता होगा। जैसे यहाँ पे 12 था तो 4 बार में काट रहा था, फिर ये 4 बार में, यहाँ 5 बार में। यहाँ पे ए तो परफेक्टली दिया नहीं है कि क्या नंबर्स है, लेकिन कुछ ना कुछ बार में तो काटता ही होगा। हम मान लेते हैं ये सी बार में काट रहा है, सी की जगह पे कोई नंबर हो सकता है ना। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2c प्लस 0, 0 को लिखते नहीं है जिस प्रकार से हम लोग यहाँ लिख रहे थे। अगर a को 2 विभाजित कर रहा है तो a इज इक्वल टू हम लोग 2c लिख सकते हैं। क्लियर है? इसका हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब। अच्छा, अगर मान लीजिए a को 3 विभाजित कर रहा है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप 3 से a को भाग लगाएंगे तो शेषफल शून्य आएगा और यहाँ पे भागफल की जगह पे कोई चीज़ आएगा, कोई नंबर आएगा, 1 आए, 2 आए, 3 आए। मान लेते हैं यहाँ पे भी c आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3c। समझ में आ रहा है? अगर 2 विभाजित करता है तो 2c, जरूरी नहीं है c, आप d भी लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं, q भी लिख सकते हैं। समझ आ रहा है बात? क्लियर है? चलिए अभी एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स को करेंगे और प्रॉब्लम्स इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद आप खुद से भी कर पाएंगे। तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग संख्या के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। हमने पिछले क्लास जब हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे थे वास्तविक संख्याओं को, तो वहाँ पे हमने सीखा था कि वास्तविक जो संख्याएँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। वहाँ पे हमने सीखा था कि संख्याएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती थी। एक जो होता था हमारा वास्तविक संख्या होता था, है ना, एक वास्तविक संख्या होता था, दूसरा क्या होता था, काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं हमें 11th में पढ़ना है, हमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है ये मैंने बहुत अच्छे से वहाँ बता रखा था कि वैसी संख्याएँ जिसे हम लोग नंबर लाइन पे, नंबर लाइन मीन्स की संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 आगे बढ़ेगा, -1 -2 -3 इस तरीके से। तो ये जो संख्या रेखा हो गया, इस पे जितने भी संख्याओं, जो संख्या इस पे निरूपित किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या में आपने पढ़ा था प्राकृत संख्या वगैरह वगैरह, इस तरीके से बहुत चीज़ें पढ़ी थी, है ना। लेकिन वास्तविक संख्या मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। सिर्फ 2 ही टाइप्स के होते हैं। क्या होता है, एक होता है परिमेय संख्या, देखिए ध्यान से देखना है इसको। पहला क्या होता है, परिमेय। वास्तविक संख्या में सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन्हीं परिमेय और अपरिमेय में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सारी चीज़ें इसी में आती हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम यहाँ से, एक होता है परिमेय संख्या जिसे हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। और ये चीज़ें क्या है मैंने पहले ही क्लास में बता रखी हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा कि वास्तविक संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार की ही होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन, एक होता है परिमेय, दूसरा अपरिमेय। अच्छा, अब एक बात थोड़ा सा समझना है कि परिमेय संख्या क्या होता है। मैंने तो बता रखा था आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ही, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। जैसे कि मान लिया जाए कोई संख्या अगर p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ p और q दोनों के दोनों पूर्णांक हों। अगर आप कुछ बच्चों का डाउट आ रहा होगा कि पूर्णांक क्या है, तो आप हमारा सबसे पहला क्लास देखिए, जहाँ पे हमने परिमेय संख्या क्या है बहुत अच्छे से बता रखा है और परिमेय संख्या क्या है ये भी बता रखा है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्याएं जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक, q भी होना चाहिए पूर्णांक। लेकिन एक स्पेशल बात है कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। पूर्णांक तो होगा दोनों, लेकिन 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा, ये बात होता है।
अब अपरिमेय संख्या क्या होता है? वैसा संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या क्या कहलाता है। ठीक है, हमने वहाँ पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया है, आप ज़रूर उस वीडियोस को देखें, फर्स्ट क्लास हमारा। ठीक है, ये तो परिमेय अपरिमेय था। अब एक छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका क्या मतलब होता है? जरा आप खुद सोच कर देखिए। हम बोल रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑब्वियस है कि ये कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय होगा। क्यों? क्योंकि संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार की होती हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑब्वियस है परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्लियर है? तो हम लोग यही चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। अभी जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। अभी सारा चीज़ क्लियर हुआ। जैसे कि नहीं कहते हैं, एक एग्जांपल्स हम देते हैं आप लोगों को। जैसे कि हम लोग क्लास में ना, जैसे किसी भी स्कूल के किसी भी क्लास में हम लोग बात करते हैं कि दो टाइप्स के ही बच्चे होते हैं। एक या तो स्कूल आते हैं या दूसरे स्कूल नहीं आते, दो ही टाइप के बच्चे होते हैं। स्कूल आते हैं या तो स्कूल नहीं आते। अगर हम ऐसा बोल दें कि वो जो लड़का है वो कभी भी स्कूल नहीं आता, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? ऐसा मान, अच्छा चलिए एक छोटा सा इस एग्जाम्पल को हम लोग पोस्टपोन करके दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे दो टाइप्स के होते हैं। एक बच्चे होते हैं अच्छे बच्चे होते हैं और एक बच्चे बुरे बच्चे होते हैं। जैसे कि हम मान लिया जाए हम ए बच्चा और बी बच्चे के बारे में बात करते हैं। एक बच्चा ए, दूसरा बच्चा बी। अगर हम बोले कि ए जो बच्चा है ना वो अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या है? बच्चा के बारे में दो ही बात होती है, या तो अच्छा होगा या तो ख़राब होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो ए बच्चा है वो अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये खराब है, क्योंकि दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो अच्छा होगा या तो खराब होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं ये अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? खराब होगा। समझ में? जैसे सामने से बोलने में खराब लगता है ना, कह रहे तुम बहुत खराब है, तो हम क्या बोलेंगे? यार तुम अच्छा नहीं है। समझ रहे? अच्छा भी बोल रहे हैं लेकिन नहीं भी तो बोल दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। हमें इस चीज़ को सिद्ध करना रहेगा क्या कि √2 को सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या सिद्ध कर देंगे? अपरिमेय संख्या नहीं सिद्ध करेंगे, हम सिद्ध कर देंगे कि ये परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है इसका मतलब क्या? अपरिमेय होगा। जैसे यही बच्चा वाला बात कि हम सीधा सीधा इसको नहीं बोल पा रहे थे, कह रहे तुम खराब है, हम बोले कि तुम अच्छा नहीं है, तो मतलब तो वही हुआ ना। तो वही बात यहाँ पे भी होगा। हम सीधा सीधा इसको अपरिमेय नहीं सिद्ध कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सीधे इसको सिद्ध कर देंगे कि तुम परिमेय नहीं हो। जब तुम परिमेय नहीं हो तो तुम अपरिमेय हो। समझ आ रहा है? तो इसके साथ जो बात होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था, सेम हर एक चीज़ हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला जो एग्जाम्पल्स लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये समझने के लिए, ताकि आप इसी से आप सारे कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाएँ और आप चीज़ों को खुद से क्लियर कर पाएँ। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल्स हम लेते हैं। आपके बुक का ही प्रॉब्लम है ये कि √2 को देखिए सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय। ठीक है, तो आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया क्या, ये संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं, परिमेय या तो अपरिमेय। अगर हम ऐसा सिद्ध कर दें कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अगर हम ऐसा सिद्ध कर दें कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो वो क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सिद्ध कैसे करेंगे? समझिए, हम लोग सिद्ध क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे, हम मान लेंगे कि √2 जो है हमारा वो परिमेय संख्या है। हम मान लेंगे कि √2 परिमेय संख्या है, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन कहने का मतलब कि हमें विरोधाभास प्राप्त होगा। ठीक है, कि हमने जो मान रहे हैं, मान के चल रहे हैं, वो गलत है। इसका मतलब अगर परिमेय नहीं होगा तो वो अपरिमेय होगा। समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे? ऐसे प्रश्नों में हमेशा हम लोग क्या शुरुआत करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है, तो हम सिद्ध ये करते हैं कि वो परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा। बात समझ आ रही? तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का हल करते हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है,
और मैंने आपको बता रखा है कि परिमेय संख्या जो भी होगा उसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब जरा बताइए, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो √2 बराबर हम p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या? p/q लिखिए, a/b लिखिए, r/s लिखिए, कुछ भी लिखिए, हम लिख सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग बहुत सारे बुक में a/b दिया हो रहता है, हम लोग भी a/b ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमने ये क्या लिख दिया, a और b सह अभाज्य संख्या है। इसको समझिए थोड़ा सा। अगर कोई संख्या परिमेय है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q का तो दो रूप हो सकता है ना। एक रूप ये वाला 4/12 कहने का मतलब ये है कि देखिए ये किसी न किसी से दोनों आपस में कट रहा है, मतलब इन दोनों में एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कौन है भाई? ये दोनों 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 छक 12 कट रहा। अब 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब ये परिमेय संख्या ऐसा है जो किसी से कट रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा, अच्छा अब चलिए काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो देखिए काटने के बाद क्या आ गया, 1/3। तो ये ऐसा परिमेय संख्या है जो एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है? ये परिमेय संख्या था जो किसी न किसी से कट रहा था, मतलब इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ थे, 2 था, 4 था, लेकिन ये संख्या ऐसा, ये परिमेय संख्या ऐसा जो एक के अलावा नहीं कटेगा किसी से। तो ऐसी संख्याओं को ही क्या कहते हैं हम लोग? ऐसी संख्याओं को ही कहते हैं सह अभाज्य संख्या। मैंने पहले क्लास में ही बता रखा है इन चीज़ों को। तो हमने वही माना कि √2 ऐसा परिमेय संख्या है जो a/b के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय है तो लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b क्या सह अभाज्य है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे जरूरी है सर सह अभाज्य होगा? तो भाई मान लो तुम सह अभाज्य नहीं है, मान लो कि वो r/s के रूप में है, जहाँ ये दोनों 2 से कटता हो या 3 से कटता हो या 4 से कटता हो। तो जिससे कटता हो पहले उसको आप काट लीजिए और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो लिखिए। जैसे हमने 4/12 था तो 4/12 को काट लेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा 1/3 उसको लिखेंगे। तो वही चीज़ हमने लिखा कि √2 एक परिमेय है, और अभी हमने क्या माना कि a/b के रूप में होगा, जहाँ a और b सह अभाज्य है। सह अभाज्य कहने का मतलब कि ये एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, दोनों। समझ में आ रहा? एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं दिस इम्प्लाइज दैट। सिंप्लीफाई करेंगे तो b इधर भागा में है, इधर आएगा क्या होगा, गुना में हो जाएगा। कह सकते कि नहीं? कह सकते हैं। b भागा में था, इधर आया तो √2 से गुना होगा, तो b√2 बराबर a। अब यहाँ से क्या होगा, सारे प्रश्नों में सेम ही प्रोसेस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब जरा देखिए इसमें वर्ग करेंगे तो क्या होगा, b√2 में वर्ग करेंगे और इधर क्या है आपका a में वर्ग करेंगे। तो इधर जैसे ही वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इस पर आएगा तो b² और इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा a²। तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, b² × 2। देखिए पॉइंट को हम लोग इंटू जैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं भी लिखते हैं तो भी इंटू है, और इधर क्या a²। बात समझ में आई यहाँ पे? अच्छा अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हम बात बताने जा रहे हैं आप लोगों को। देखिए इससे क्या रिजल्ट आता है, b² = a² / 2 आ रहा है, क्या आ रहा है। अब यहाँ से हम एक रिजल्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जरा समझिए बात को। अगर कहीं पे लिखा गया हो 8/x = 2, इसका मतलब तो यही होता है, अगर 8/x = 2 है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह है कि x के जगह पे जो भी चीज़ होगा, मान लेते हैं 8 को x 2 बार में विभाजित कर रहा होगा, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 8 को x पूरा विभाजित कर रहा है। क्यों विभाजित कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक पूर्णांक है। पूर्णांक का कहने का मतलब क्या कि पूरा विभाजित करेगा तभी तो 2 आएगा, है ना। जैसे कि मान लिया जाए अगर 2.123, तो आप कह सकते हैं क्या कि भाई ये पूरा विभाजित नहीं कर रहा होगा, तब हम लोग को दशमलव में जाना पड़ा। समझ में आ रहा? अगर यहाँ पे पूर्णांक है, किसी को किसी से विभाजित कर रहे हैं और अगर पूर्णांक आ रहा है, मतलब कह सकते हैं क्या कि ये जो संख्या है इसको पूरा विभाजित कर रहा होगा। अगर समझिए बात को, a² / 2 बराबर 5 आ जाए, एक पूरा पूर्णांक आ जाए, तो क्या कह देंगे कि a² को 2 विभाजित कर रहा होगा, तभी तो पूर्णांक आया, ठीक है। अगर यहाँ पे b² आ जाए, जहाँ पे b पहले से पूर्णांक है, a और b परिमेय संख्या में a और b क्या होता है, जो p/q के रूप में लिखते हैं वो दोनों पूर्णांक ही तो होते हैं। तो यहाँ पे b क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा, है ना। तो
ए स्क्वायर को 2 से विभाजित कर रहे हैं तो पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं जी कि अगर ये 2 इधर आता है, सॉरी ये हमने सही लिखा ना, हाँ, यहाँ पे हम जैसे ही ए स्क्वायर इधर नीचे आएगा तो ए स्क्वायर बाई 2 बराबर बी स्क्वायर, मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता होगा। क्लियर है बात? तो हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, एग्जाम में नहीं लिखना है इन चीज़ों को, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। क्या हम लिखेंगे? दिस या देयरफॉर या इसलिए ए स्क्वायर को, या यहाँ लिखेंगे, यहाँ ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ ए स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है। अच्छा, अभी हमने एक चीज़ क्या पढ़ा था, आपको याद दिला दें कि P अगर ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जहाँ पे P अभाज्य संख्या है, हमने आज के ही क्लास में पहला थ्योरम पढ़ा, अगर P एक अभाज्य संख्या है और ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यही P a को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे एक केस है, यहाँ पे क्या केस है भाई, P की जगह पे 2 है तो 2 भी तो अभाज्य संख्या है, बोला जा रहा है 2 अगर ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 a को भी करेगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि यहाँ ए स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः 2 a को भी विभाजित करेगा। कुछ समझ में आया कैसे लिखें? ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए को भी विभाजित करेगा, इसीलिए हमने पहले से सारी चीज़ें बता रखी है। अब जरा एक बात बताइए, मैंने ये भी चीज़ आपको बता रखा था कि अगर ए को 2 विभाजित कर रहा है मतलब क्या भाई, शेषफल 0 आएगा, तो शेषफल भागफल तो कुछ आएगा, मान लेते हैं भागफल c है, और भागफल जो आता है वो अपने आप में पूर्णांक होता है, ध्यान रखना है। तो हम यहाँ से a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2c। ये भी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से बता रखी हैं कि अगर a को 2 विभाजित करेगा तो a बराबर 2c लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर 2c लिखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ c एक पूर्णांक है, बात समझ में आई? जहाँ c क्या है, एक पूर्णांक है। अब जरा बात को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, इस समीकरण को अगर हम लोग 1 मान लें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे a का अभी हमने एक चीज़ निकाला, हमने देखिए हम कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास यही मिल रहा है। अभी हमने यहाँ बोला था कि a और b को 2 के अलावा, सॉरी 1 के अलावा कोई नहीं काट सकता, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि a को तो 2 काट रहा है, 2 विभाजित कर रहा है। अगर हम ऐसा दिखा दें कि b को भी 2 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या, a और b दोनों को काटने वाला एक एक्स्ट्रा मिल गया, कौन, 2, मतलब हमें विरोधाभास मिल जाएगा, मतलब ये परिमेय नहीं होगा। तो वो कैसे दिखाएंगे? देखिए यहाँ तक समझ में आया कि 1 बराबर 2c लिखा जा सकता है जहाँ c एक पूर्णांक है, जहाँ c एक पूर्णांक है। बात समझ में आई? अब जरा इस a का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो क्या होगा, जरा देखिए। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। तो आप जैसे ही यहाँ रखेंगे तो इधर क्या होगा, बी स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू a की जगह पे कितना, 2c, a का स्क्वायर है तो 2c का स्क्वायर। कुछ समझ में आया? अब जरा ध्यान दीजिए, इसको हम लोग और आगे अगर बढ़ाएं तो बी स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 2 पे आएगा तो 4, और c पे स्क्वायर आएगा तो c स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है इधर 2 इधर गुना में है, अगर ये इधर आता है तो यहाँ आएगा नीचे भाग, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फाइनली अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। समझ में आया कैसे हुआ? या फिर चाहें तो आप एक स्टेप यहाँ से और लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, कैंसिल आउट करने के बाद बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आएगा। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग एक क्या चीज़ लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ से ये हमारे पास है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, अगर इस 2 को इधर भेज दें तो क्या आएगा भाई, कुछ ऐसा आएगा क्या, यहाँ से अगर 2 को इधर भेज दें तो क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई 2। अब जरा ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें पूर्णांक मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बी स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है, सेम a के जैसा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ बी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा
है, इसलिए b को भी 2 विभाजित करेगा, ठीक है, b को भी 2 विभाजित करेगा। अतः a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। देखिए अब यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि a को 2 विभाजित कर रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है मतलब 2 काट रहा है। b को कौन काट रहा है? 2 काट रहा है। कैसे? हमने देखा कि a और b का 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हम कैसे कह पा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि a को भी 2 काट रहा था और b को भी 2 काट रहा है, हमने यहाँ पे देखा। तो हम यहाँ पे इसलिए लिखे कि अतः a और b का 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिखेंगे, क्या? जिससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः लिख सकते हैं, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे लिख दे क्या हम लोग, या लिख लेंगे आप लोग? लिख लेंगे। इसके बाद हमने समझ आया ना, हमने क्या माना? परिमेय माना। परिमेय मानने के बाद हमने सह अभाज्य मान लिया। सह अभाज्य कहने का मतलब कि एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। लेकिन हम देखें, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद देखें कि भाई ये तो 2 से कट रहा है। 2 से कट रहा है मतलब हमने जो माना वो गलत माना। हमने माना था परिमेय, तो अब गलत मान लिए, मतलब परिमेय नहीं होगा। परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा? परिमेय होगा। तो हमने क्या लिखा? जिससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √2 परिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग √3 को कैसे दिखाएंगे, इस चीज़ को हम लोग कम समय लेकर के आपको दिखाते हैं कि √3 को हम लोग अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे। सेम यही प्रोसेस होगा। तो अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने √2 को दिखाया, कैसे सिद्ध करेंगे? ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करेंगे। तो हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या मान लेंगे कि मान लेते हैं √3 परिमेय संख्या है और दिखा देंगे कि वो परिमेय नहीं हो सकता। समझ में आया? हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम सीधा सीधा सिद्ध नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? मान लेते हैं परिमेय है और फिर दिखाएंगे कि परिमेय नहीं हो सकता, मतलब अपरिमेय होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले देखिए, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता है, हम जैसे √3 को परिमेय मान दिए, तो आपको पता है कि जो परिमेय संख्या होगा उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम √3 को, बताइए, √3 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। क्या a/b या p/q कुछ भी रखने दिए, जहाँ पे a/b क्या होना चाहिए? सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य कहने का मतलब कि एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। और अगर होगा भी, जैसे कि मान लेते हैं 2 से कट रहा है दोनों, तो हम सबसे पहले कैंसल आउट कर लेंगे और उसके बाद हम सह अभाज्य संख्या को ही लिखते हैं, जैसे अभी हमने √2 में किया। तो हम क्या लिखेंगे? जहाँ a b सह अभाज्य संख्या है। बात समझ में आया यहाँ पे? अच्छा, आपको पता है कि √3 एक परिमेय है, तो a/b, जहाँ पे आपको पता है p/q होता था परिमेय संख्या का परिभाषा का बात करें तो, जहाँ p और q क्या होता था? पूर्णांक होता था। उसी तरीके से अगर √3 को आप परिमेय मान रहे हैं, अगर a/b के रूप में लिख रहे हैं, तो a/b क्या हो? a और b दोनों अपने आप में क्या होगा? पूर्णांक होगा। और आपको पता है जहाँ a b क्या सह अभाज्य है, और चाहे तो लिख सकते हैं कि b जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा कभी भी। क्लियर है बात? अब इससे आगे बढ़े, हम फिर से वही चीज़ करें, थोड़ा सा अरेंज करें, तो इधर जो गुना में है वो भाग में जो है वो गुना में आएगा। b√3 बराबर a। समझ में आया? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यहाँ लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग
करने पर जरा वर्क कीजिए तो क्या आएगा, वर्क करेंगे तो इधर हो गया बी स्क्वायर, √3 पे वर्क आएगा तो 3, और इधर क्या होगा ए स्क्वायर। और आपको पता है कि इससे जैसे ही हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटा 2। इसका मतलब सॉरी बटा 2 नहीं बटा 3। इसका मतलब ये होता है कि ए स्क्वायर को अगर 3 से भाग लगा रहे हैं तो हमें एक पूर्णांक मिल रहा है, क्योंकि बी पूर्णांक है तो बी का वर्ग भी पूर्णांक होगा, मतलब बी पूर्णांक में। इसका मतलब ये होता है कि ए स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है। अभी हमने √2 को सिद्ध करने में सीखा था, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर को, इसलिए या यहाँ लिखिए, यहाँ ए स्क्वायर को 3 विभाजित करता है। इसलिए ए को भी 3 विभाजित करेगा। अब क्यों विभाजित करेगा, क्योंकि हमने एक अभी थ्योरम पढ़ा था कि अगर ए स्क्वायर को p विभाजित करता है तो a को भी p विभाजित करेगा। कब, जब a अपने आप में p क्या हो, पूर्णांक हो। तो देखिए 3 क्या था, सॉरी पूर्णांक नहीं अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो 3 अभाज्य संख्या था, और 3 हम देख रहे थे कि ए स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, जहाँ पे 3 अभाज्य है तो भाई a को 3 विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, वो हमने थ्योरम पढ़ा है, आज के ही क्लास में पढ़ा है। तो क्या लिखे, इसलिए a को भी 3 विभाजित करेगा। तो अब जैसे ही a को 3 विभाजित कर रहा है, तो अभी मैंने आपको सिखाया था अगर a को 3 विभाजित कर रहा है मतलब शेषफल 0, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा भागफल। मान लेते c आता है तो हम a इज इक्वल टू 3c लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस 0 का मतलब कोई बनता नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। समझ में आ रहा है ना। तो a इज इक्वल टू 3c लिख सकते हैं, जहाँ पे c कोई पूर्णांक होता है, क्योंकि आपको पता है भाग में जो शेषफल भागफल आता है वो पूर्णांक ही होता है। तो इसलिए a इज इक्वल टू 3c लिखा जा सकता है। जहाँ c एक पूर्णांक है। बात समझ में आई? जैसे अब देखिए इसका मान जैसे यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अब लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 इसको ही मान लेते हैं, ठीक है, रखने पर। अब जैसे देखिए a के जगह पे अब क्या रखना है भाई, 3c रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए बी स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर। तो 3c जैसे ही करेंगे तो 3 पे बी स्क्वायर, c पे बी स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर है तो हमें a का स्क्वायर करना है। तो a की जगह पर जैसे ही 3c रखेंगे आप तो 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इस पे आएगा तो 9, इस पे आएगा तो c स्क्वायर, मतलब फाइनली यहाँ पे कितना आना है, 9c स्क्वायर आएगा क्या। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्लियर है। तो हम क्या कह सकते हैं, इधर से 3 गया, यहाँ पे कितना बच गया, सिर्फ 3 बचा। कुछ समझ में आया कैसे? तो हम क्या यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एक प्रश्न किया है, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कम समय ले रहे हैं आप लोगों का। क्या हम लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, क्लियर है। अब जरा यहाँ से एक बात देखिए, ये 3 अगर इसके नीचे आ जाए, बी स्क्वायर के नीचे आ जाए, तो ये इधर सिर्फ c स्क्वायर बच रहा है। मतलब क्या कि बी स्क्वायर को अगर 3 से भागा दिया जा रहा है तो एक पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है। अगर बी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, इसका मतलब बी को कौन विभाजित करता है, 3 विभाजित करता है। यहाँ से कह सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट, यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ बी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, इसलिए b को भी 3 विभाजित करेगा। समझ में आया? बात समझ में आ गया? अच्छा, अब जरा यहाँ से क्या मतलब होता है, इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि हमने √3 को परिमेय संख्या माना। परिमेय संख्या मतलब a बटा b, ठीक है, जहाँ पे a बटा b क्या था, जहाँ a और b क्या था, सह अभाज्य संख्या था। सह अभाज्य का मतलब होता है एक के अलावा उसके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समझ में आ रहा? एक के अलावा उसको कोई काटने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। लेकिन अभी हम देख रहे थे कि a जो था यहाँ पे a को 3 विभाजित कर रहा है, या सॉरी a को 3 विभाजित करेगा, a को 3 विभाजित करेगा।
b को 3 विभाजित करेगा, मतलब दोनों को कोई एक ही संख्या विभाजित कर रही है। इसका मतलब क्या है कि एक के अलावा कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 मिल रहा है जो दोनों को विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ से लिख सकते हैं, अगर हम बता दें तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नीचे, इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं इससे सबसे पहले, अतः ए और बी का 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लिख सकते हैं, फिर से समझिए, चलिए लिख ही देते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः ए और बी का कम से कम, ऐसा भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कम से कम 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जिससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। लिख दीजिए, जिससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, या हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या होगा। फिर से समझिए क्या लिखे हम लोग, यहाँ तक लिखनी है, इसके बाद लिखना शुरू कीजिए हम जो बता रहे हैं। इसके बाद लिखिए, जिससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। और विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही काट रहा था, लेकिन अब तो 3 भी काटने लगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको गलत माना था। क्या गलत माना, हमने इसको परिमेय मान लिया था, यही गलती हुआ हमसे। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे जिससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आया, लिख लेंगे आप लोग यहाँ पे। चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपने पहले से सीख रखे होंगे, फिर भी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में और बात करेंगे। जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट था आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ चुके हैं उस चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक आपके पास परिमेय संख्या हो, जैसे परिमेय संख्या मतलब मान लेते हैं 5, 6 या 6/7, 2/3, ये सब क्या है, जो p/q के रूप में है वो परिमेय है। तो ये भी क्या है, 5/1 क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √2। तो अपरिमेय संख्या का योग या अंतर, मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय का अगर योग आप करते हैं तो ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा पता है, और एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जो टोटल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होती है। बात क्या है, टोटल क्या होगा, अपरिमेय होगा। बात समझ में आया। दूसरा, या अब इसको सब्ट्रैक्ट भी करते ना, इसको घटाते भी तो भी क्या आता, अपरिमेय ही आना था। योग या अंतर अपरिमेय होता है। दूसरा देखिए, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या। शून्योत्तर परिमेय संख्या क्या मतलब होता है, आप लोगों को पता है क्या, 0/1 ये एक परिमेय संख्या है क्या, आपको पता है ना। कोई संख्या अगर कुछ भी नीचे नहीं रहे तो उसके नीचे 1 होता है। तो देखिए अगर सिर्फ 0 लिख दिया जाए तो ये एक परिमेय संख्या है क्या, बिल्कुल परिमेय है, क्योंकि हमने परिमेय में पढ़ा था कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो परिमेय कहलाता है, जहाँ पे q = ≠ 0, q 0 नहीं हो सकता, p तो 0 हो सकता है। तो हमने मान लिया 0/1, वैल्यू तो 0 ही है, 0 को 1 से डिवाइड कीजिए या 100 से कीजिए 0 ही है। तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। मतलब यहाँ पे बात आता है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, शून्योत्तर परिमेय संख्या का मतलब होता है शून्य जो परिमेय संख्या है उस परिमेय संख्या को छोड़कर, शून्योत्तर नाम है लेकिन शून्य को छोड़कर, शून्य जो परिमेय है इस परिमेय को नहीं लेना है, इसके बाद जो परिमेय है जो भी उसके लिए बात होता है शून्योत्तर का मतलब। समझ में आया, शून्योत्तर का मतलब शून्य को छोड़कर। तो शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे एक हम शून्योत्तर परिमेय संख्या ले लेते हैं 5, ये क्या है, शून्योत्तर परिमेय संख्या, ये परिमेय है लेकिन शून्य नहीं है, इसलिए शून्योत्तर परिमेय संख्या, और इसको गुना कर देते हैं √2 से। तो अब जरा बताइए, 5 या शून्योत्तर परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होती है। बात समझ में आया। अगर इसी तरीके से डिवाइड भी रहता, मान लीजिए 5/√2, तो ये भी क्या बनेगा, गुणनफल या भागफल क्या होगा, अपरिमेय ही रहना है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर 2 परिमेय संख्या आपके पास दिया रहे, दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, परिमेय ही मिलेगा। ऐसा नहीं कहते हैं, 2 अच्छे बच्चा अगर एक साथ रहें तो अच्छा ही रिजल्ट आना है ना। अब एक बच्चा अच्छा है, दूसरा बच्चा खराब आ जाए तो क्या कर देगा, अच्छा वाला को भी खराब कर देगा, नहीं अच्छा नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, समझ में आ रहा है। जैसे कि एक परिमेय संख्या है 5,
दूसरा परिमेय संख्या 2, अगर दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, परिमेय ही आना है, 5 2 7, ये भी परिमेय आएगा। अगर आप घटाते हैं तो भी क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा 3 वो भी एक परिमेय होता है। क्लियर है तीनों चीज़ें। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न हम लोग करेंगे, और लिखिए आप लोग साथ साथ, चलिए हम भी लिखते हैं। क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, 5 - √3 सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रश्न है ना, देखते हैं। चलिए सिद्ध कीजिए कि, देखते हैं प्रश्न एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या है। दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ये कुछ था नहीं इसलिए हमने आपका समय नहीं लिया इसमें। देखिए प्रश्न क्या कह रहा था, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम लोग क्या मान लेंगे, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय होगा तो इसलिए 5 - √3 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a/b सहअभाज्य संख्या है तथा b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं अभी हम 2-3 प्रश्नों में हमने देखा। तो अब जरा बताइए, इसको थोड़ा व्यवस्थित करें हम लोग। तो इस √3 को अगर इधर भेजें और इसको इधर ले आएँ तो ये माइनस में है, उधर गया तो प्लस, और ये प्लस में है इधर आया तो माइनस, मतलब 5 - a/b इज इक्वल टू √3। इसी को और व्यवस्थित करें तो क्या होगा भाई, √3 इधर और इधर क्या होगा 5 - a/b, एक ही चीज़ है। आप चाहे तो यहीं रहने दे सकते हैं। अब जरा एक बात बताइए, हमने अभी अभी पढ़ा था a/b क्या था, दोनों का दोनों पूर्णांक थे, क्योंकि हमने परिमेय संख्या को लिखा था, परिमेय माना था। तो a/b पूर्णांक है और ये 5 क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक कहने का मतलब क्या, 5/1 पूर्णांकीय परिमेय संख्या है। परिमेय में से अगर परिमेय घटाएंगे तो परिमेय ही आना है। तो लिखा हुआ है चूंकि a और b पूर्णांक है इसलिए 5 - a/b एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। अब जरा बताइए, हम लोग अभी अभी पढ़कर आ रहे हैं कि √3 एक क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो क्या कभी अपरिमेय परिमेय के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यही लिखे, अर्थात √3 एक परिमेय है। अगर ये परिमेय होगा तो ये भी परिमेय होगा, जिससे हमें क्या है, विरोधाभास प्राप्त होगा। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, लेकिन हमें पहले से पता है ये परिमेय हो ही नहीं सकता, मतलब ये भी परिमेय नहीं होगा, मतलब हमने कहीं गलत मान रखा है। ठीक है, तो क्या लिखे, परंतु इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है ना, √3 एक अपरिमेय संख्या, इससे विरोधाभास प्राप्त होता है। तो इसलिए हम क्या, अतः 5 - √3 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता, इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना, या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या होगा। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। और एक अंतिम प्रश्न है, आपके उदाहरण का प्रश्न है, क्या है वो, सिद्ध दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। उम्मीद है ये चीज़ तो आप लोग बहुत अच्छे से बना पाएंगे। किस तरीके से करना था, 3√2 को हम लोग परिमेय मानेंगे a/b, और इसके बाद हम लोग व्यवस्थित करके आराम से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। इस 3 को उधर ले जाएंगे तो a/3b, ये क्या हो जाएगा, परिमेय दिखा रहा है और ये अपरिमेय के इक्वल है, विरोधाभास प्राप्त होगा। सेम यही प्रोसेस है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होगी, और अब एक्सरसाइज का जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग खुद से कर पाएंगे। और अगर नहीं होगा, प्रॉब्लम कहीं भी रहे तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को दें, ताकि हम लोग अगले क्लास में उस चीज़ को क्लियर कर सकें। थैंक यू।